स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं या शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको कलचुरी वंश के बारे में बताया था, लेकिन कलचुरी वंश के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई थी, मतलब ओरिजिन ऑफ कलचुरी वंश। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश, उसके बाद त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण शासकों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब इन्हीं शासकों के द्वारा, या कहना चाहिए त्रिपुरी के कलचुरी शासकों के द्वारा ही कोसल प्रदेश में, दक्षिण कोसल प्रदेश में कलचुरी वंश की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से फिर से क्विक रिवीजन करते हुए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मूल पुरुष के रूप में किसको हमने देखा था? कृष्णराज को, क्योंकि कलचुरी शासक के तौर पे प्रथम शासक हम क्या देख रहे थे? कृष्णराज। इसी कारण इन्हें क्या कहा जा रहा था? मूल पुरुष। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम हमको याद रखना है, वामराज देव। वामराज देव के द्वारा त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद एक प्रमुख शासक का नाम आता है कोकल प्रथम। कोकल प्रथम के बारे में यह कहना चाहिए कि स्थायी रूप से त्रिपुरी को कलचुरी वंश की राजधानी बनाई, स्थायी रूप से। ठीक है, अब कोकल प्रथम के पुत्र आते हैं आगे, जिसे कहा जाता है शंकरगण द्वितीय, जिनका अन्य नाम था मुग्धतुंग। इस मुग्धतुंग के द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण कोसल प्रदेश में कलचुरी साम्राज्य विस्तार के प्रयास किए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, दिमाग में बैठाते चलिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। शंकरगण द्वितीय, जिनका अन्य नाम मुग्धतुंग। ठीक है, इनके द्वारा दक्षिण कोसल प्रदेश को जीतने का प्रयास किया गया और अपने भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर तो इस क्षेत्र में, मतलब दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में या पाली क्षेत्र में, जैसे कि शंकरगण द्वितीय ने पाली क्षेत्र में आक्रमण किया। पाली क्षेत्र में इस समय बाण वंश का शासन था, लेकिन बुक में क्या लिखा था पता है मैंने? कि शंकरगण द्वितीय ने पाली क्षेत्र में सोमवंशी शासकों को पराजित करके कलचुरी साम्राज्य विस्थापित करने का प्रयास किया। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि बुक में भी वैसे ही लिखा हुआ है, तो वैसे ही मानना पड़ेगा। अब फिर क्या हुआ? जैसे कि अपने भाइयों को यहाँ पर भेज दिया, आक्रमण कर दिया और भाइयों को यहाँ पर भेज दिया पाली क्षेत्र में, बिलासपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, वर्तमान में तो कोरबा क्षेत्र है वो। उसके बाद क्या हुआ? वापस सोमवंशी शासकों ने इनके भाइयों को कमज़ोर पाकर वापस सोमवंशी साम्राज्य का स्थापित कर लिया फिर से। सोमवंश शासन साम्राज्य का स्थापना कर लिया फिर से। ठीक है, ये तकरीबन 950 ईस्वी के आसपास की बात है। फिर से सोमवंशी, देखिए, शंकरगण द्वितीय ने पाली क्षेत्र में आक्रमण करके सोमवंशी शासकों को हटा दिया, अपने भाइयों को स्थापित कर दिया। फिर सोमवंशी शासकों ने वापस आक्रमण कर दिया पाली क्षेत्र में, मतलब इनके भाइयों पे। तो फिर से इस क्षेत्र में कौन आ गए? सोमवंशी शासक आ गए। क्लियर है? अब फिर क्या होगा? फिर एक शासक आएंगे बाद में, थोड़े बाद में, जिनका नाम था लक्ष्मण राज। और लक्ष्मण राज के पुत्र होंगे कौन? कलिंग राज। ठीक है, इस कलिंग राज के द्वारा स्थायी रूप से इस दक्षिण कोसल क्षेत्र में कलचुरी वंश की स्थापना की गई। इसी कारण दक्षिण कोसल प्रदेश में, या वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है, उसमें कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय कलिंग राज को दिया जाता है। किनके पुत्र हैं? लक्ष्मण राज के। ठीक है, ये तकरीबन 1000 ईस्वी के आसपास की बात है। तो यहाँ से पूरा सीक्वेंस आपको याद करना है, पिछले वीडियो से लिंक करते हुए। पिछले वीडियो में भी कुछ शासकों के नाम मैंने आपको बताए थे, जो इस वीडियो में फिर से आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। चलिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते जाइएगा। बहुत सारे शासकों के नाम आएंगे, कुछ शासकों के नाम ही आज हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वीडियो 1, 2, 3 पार्ट में बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा है, वंशावली काफ़ी लंबी है और करवाए गए कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस कारण। चलिए, तो यहाँ पर लिखा मैंने छत्तीसगढ़ के कलचुरी समय होने वाला 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या कोकल प्रथम के बाद शंकरगण द्वितीय, शंकरगण द्वितीय के बाद एक शासक आएंगे लक्ष्मण राज, और लक्ष्मण राज के पुत्र जो होंगे कलिंग राज। इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और अगर बोला जाए कि त्रिपुरी में उस समय कौन से शासक शासन कर रहे थे जब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना हुई, तो कोकल द्वितीय का शासन था त्रिपुरी में। ध्यान रखते चलिए, कोकल प्रथम, शंकरगण द्वितीय पुत्र, फिर उसके बाद कुछ समय बाद एक लक्ष्मण राज आएंगे और लक्ष्मण राज के बाद कलिंग राज आएंगे।
जो छत्तीसगढ़ में स्थापना करेंगे कलचुरी वंश की, ये तो हो गया। लेकिन जब कलिंग राज ने यहाँ पर स्थापना किया कलचुरी वंश की छत्तीसगढ़ में, उस समय त्रिपुरी में कौन थे? कोकल द्वितीय। क्लियर हो रहा है? कोकल वन पहले थे, अब कोकल द्वितीय। कोकल द्वितीय किसके समकालीन है? कलिंग राज के समकालीन है। एकदम क्लियर है? तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो रही है कलचुरी वंश की 1000 ईस्वी से, 1757 तक जाना है। शुरुआत करें फिर इतनी क्रोनोलॉजी को देखते हुए अब हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम करने वाले हैं। तो देखिए प्रथम शासक के तौर पे आपको नाम याद रखना है कलिंग राज। इनके पिताजी कौन हुए? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज के सहयोग से ही कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ या दक्षिण कोसल क्षेत्र में आक्रमण किया, ठीक है, और स्थापना की। कलिंग राज प्रथम शासक माने जाते हैं। इनका समय काल याद रखेंगे 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी, ठीक है। राजधानी इन्होंने बनाया तुम्बाड़ को, ठीक है। निर्माण कार्य क्या किया है देखते जाइएगा। अब सब सारी चीज़ें देखिए, राजधानी मैंने पहले भी बता दी थी, पिछले वीडियो को पहले देखिएगा आप, ओरिजिन क्या था, कैसा हुआ था, कौन कौन सी राजधानियाँ थी। बहुत सारी राजधानी होने वाली है, मैंने एक साथ पूरा लिस्ट बता दिया था आपको। तो प्रथम राजधानी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तुम्बाड़, तुमान भी कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तुम्बाड़। ये सारा वही क्षेत्र हो रहा है, बिलासपुर कोरबा जो वर्तमान का है, ये सारा वही क्षेत्र है, ठीक है, ओके। राजधानी के पहली राजधानी कलचुरियों की छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तुम्बाड़, याद रखिएगा। निर्माण कार्य क्या करवाया कलिंग राज ने? महिषासुर मर्दिनी मंदिर जो चैतुरगढ़ में है उसका निर्माण करवाया कलिंग राज ने। और चूंकि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है कलिंग राज। क्लियर है? राजा और इनका समय महत्वपूर्ण है इस बार। क्लियर है? चलिए 1020 में इनका शासन खत्म हो गया। अगले शासक आएंगे जो कलिंग राज के पुत्र रहने वाले हैं, वो है कमल राज। कमल राज का शासन समय है 1020 से 1045, 20 साल इन्होंने किया और 25 साल फिर उनके पुत्र कमल राज ने किया। 1020 से 1045 याद करते चलिए, 1000 से 1020 कलिंग राज, 1020 से 1045 कमल राज, ठीक है। कलिंग राज, कमल राज, इजी है याद करना, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके बारे में विशेष बातें चलो देख लेते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव, नाम बताया था मैंने पिछले वीडियो में, देखिएगा। त्रिपुरी के उस समय जो समकालीन थे ना शासक, कलचुरी वंश के ही, गांगेय देव नाम था। तो ये गांगेय देव ने उड़ीसा वाले क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार करने का सोचा और उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया। तो ये जो गांगेय देव है, इनको हेल्प किया कमल राज ने उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए। तो लिखा है यहाँ पर, त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को उड़ीसा आक्रमण अभियान में सहायता प्रदान की कमल राज ने, ठीक है। तो इनके संबंध में एक ही बात याद रखना है, कमल राज के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले शासक देखिए, वो है रत्नदेव प्रथम। क्लियर? रत्नदेव प्रथम का शासन 1045 से 1065 ईस्वी में होने वाला है, 20 साल, ठीक है। 20 साल, 25 साल, 20 साल, ऐसे करेंगे तो याद होगा। शुरुआत 1000 से काउंट कर लीजिएगा। राजधानी अब देखिए, नाम है रत्नदेव प्रथम। अपने ही नाम पर एक नगर की स्थापना करेंगे, जो नगर होने वाला है रतनपुर, ठीक है। रतनपुर बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है, ये शहर है रतनपुर। अब रत्नदेव, रतनपुर, वर्तमान नाम रतनपुर है, रत्नपुर भी कह सकते हो उस समय। तो अपने नाम पर एक नगर की स्थापना की जिसे रत्नपुर या रतनपुर कहा जाता था, ठीक। उस समय रतनपुर का एक और नाम कुबेरपुर भी था, ठीक है। इसकी समृद्धि को देखते हुए, साम्राज्य को देखते हुए, ठीक, खुशहाली को देखते हुए इस समय रतनपुर का नाम कुबेरपुर भी था। तो याद रखिएगा, रतनपुर का नाम कुबेरपुर कब था? तो कलचुरी वंश के समय, कलचुरी काल के दौरान। इस तरीके से अभी याद करिएगा। क्लियर है? अब रतनपुर के नाम जो है वो हम क्या करते हैं कि पौराणिक दृष्टि से भी देखते हैं क्या क्या, कौन से काल में रतनपुर का नाम क्या था, ठीक है। जैसे सतयुग या महाभारत काल की बात करें, पहले भी हमने देख रखा है, रतनपुर को महाभारत काल में मणिपुर कहा जाता था, ठीक है। त्रेता युग में मणिकपुर कहा जाता था, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। द्वापर युग में हीरापुर कहा जाता था,
ठीक। कलचुरी काल में कुबेरपुर कहा जा रहा है, वर्तमान में रतनपुर कहा जा रहा है, और चूंकि चारों युग में इसका वर्णन है, इस कारण इस शहर को, इस नगर को चतुर्युगी नगर भी कहा जा रहा है। चतुर्युगी नगर मतलब कौन कौन सा युग हो गया? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में तो रतनपुर ही नाम है। तो इस तरीके से चारों युगों में इसका वर्णन होने के कारण इस नगर को चतुर्युगी नगर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने रतनपुर के बारे में पौराणिक दृष्टि से भी बातें बता दी है। नोट करिएगा इसको, इसमें यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। और रतनपुर के बारे में एक और बात ध्यान में रखिएगा कि रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में स्थापित किया, बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसी कारण रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में विकसित किया, बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाकर। इतनी बातें क्लियर है। देखिए, शुरू के दो शासक के समय राजधानी तुम्माड़, रत्नदेव प्रथम के समय राजधानी रतनपुर, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था व्यापम में कि कौन कौन से शासकों का शासन या कौन कौन के शासकों के समय राजधानी तुम्माड़ थी, तो उसमें रत्नदेव प्रथम को भी ले लिया गया था। हुआ क्या था, रत्नदेव प्रथम ने राजधानी रतनपुर तो बना दी थी, लेकिन इनका संबंध तुम्माड़ से अलग नहीं हुआ था। मतलब ये रत्नदेव प्रथम राजधानी तो रतनपुर बना दिए थे, साथ ही साथ तुम्माड़ में भी शासन करते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट से प्रश्न पूछ दिया गया था कि कौन से शासक के समय कौन कौन से शासक के समय राजधानी तुम्माड़ थी, तो रत्नदेव प्रथम को भी आंसर ले लिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजधानी परिवर्तित हो चुकी है अब। क्लियर है? आगे बढ़े, निर्माण कार्य देख लेते हैं रत्नदेव प्रथम के। माँ महामाया मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पर? रतनपुर में ही, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे बढ़े, कोमो मंडल, रतनपुर के पास ही कोमे ग्राम या कोमो मंडल, ठीक है, के प्रमुख थे वजू वर्मा। कहीं कहीं पर बैजू वर्मा है, वजू वर्मा, बैजू वर्मा, जो भी हो याद रखिएगा नाम। उनकी पुत्री नोनवल्ला या नोनल्ला से विवाह किया। ठीक है, तुम्माड़ में बंकेश्वर मंदिर, रत्नदेव देवालय और उद्यानों का निर्माण करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रत्नदेव प्रथम, इस कारण बहुत सारी बातें याद करनी है, करते चलिएगा साथ साथ। अब हुआ क्या, राजेंद्र चोल, ठीक है, भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण वंश चोल वंश, तो उसके शासक राजेंद्र चोल के आक्रमण में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कौन कह रहे हैं? अमलानंद घोष। ठीक है, तो अमलानंद घोष के अनुसार राजेंद्र चोल के आक्रमण में रत्नदेव प्रथम की मृत्यु हो गई। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है रत्नदेव प्रथम के संबंध में। क्लियर है? चलिए, इनकी मृत्यु हो गई, 1065 में शासन समाप्त हो गया। 1065 में अगले शासक आ जाएंगे कौन? पृथ्वीदेव प्रथम, चौथे, ठीक है, जो पुत्र होने वाले हैं रत्नदेव प्रथम के। अब देखिए, 3-3 के पेयर में याद करते चलिए, क्योंकि वो फिर से रिपीट होने वाला है। कौन कौन से? रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, क्योंकि वो फिर से रिपीट होंगे, द्वितीय द्वितीय द्वितीय, ये सारे प्रथम हैं। ठीक है, सीक्वेंस सेम रहेगा, पहले रत्नदेव, फिर पृथ्वीदेव, फिर जाजलदेव, क्योंकि सेम सीक्वेंस में द्वितीय आने वाले हैं शासक, आगे देखिएगा। क्लियर है? तो पृथ्वीदेव प्रथम जो पुत्र है रत्नदेव प्रथम के, शासन 1065 से 1090 ईस्वी। उपाधि थी इनकी सकल कोसलाधिपति, पहले भी मैंने आपको शायद बताया होगा, क्योंकि ये उपाधि किसी और शासक ने पहले वीडियो में धारण की थी, मैंने बताया है। ठीक है, तो पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण किए। ठीक, इनका एक और उपनाम के तौर पे ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर मिलता है पृथ्वी ख्रे। क्या? पृथ्वी ख्रे। ठीक है, उपनाम पृथ्वीदेव प्रथम का। माफ कीजिए। निर्माण देखिए, प्रथम निर्माण कार्य पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्माड़ में सॉरी, चलिए, निर्माण कार्य के रूप में पहला आपको ध्यान में रखना है पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्माड़। ठीक है, दूसरा रतनपुर का विशाल तालाब का निर्माण भी पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया, और तीसरा एक किले का निर्माण कराया जो लाफागढ़ में है। क्लियर है इतनी बातें?
ठीक। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तुम्बाड़ में निर्माण करवाया उसका। अब ये नाम से क्लियर हो जाएगा, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, लेकिन ध्यान रखिए 2 पृथ्वीदेव आएंगे, तो डाउट यहाँ पर हो सकता है पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था कि पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया था। तो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया, प्रश्न बन सकता है, पृथ्वीदेव प्रथम ने क्योंकि तालाबों की नगरी के रूप में स्थापित किया रत्नदेव प्रथम ने, लेकिन विशाल तालाब का निर्माण करवाया पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, तालाबों की नगरी के रूप में रत्नदेव प्रथम ने स्थापित किया था रत्नपुर को। एकदम क्लियर है क्या। एक किले का निर्माण कराया लाफागढ़ में, इतनी बातें क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसमें एक 3 दरवाजे हैं अलग अलग, उनको नाम भी दिया गया है, चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। इसका एक दरवाज़ा मेनका दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो किला का निर्माण करवाया लाफागढ़ में, उसमें एक जो दरवाज़ा है उसमें मेनका दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरा दरवाज़ा सिंह दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है, और तीसरा दरवाज़ा हुंकारा दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। तो 3 दरवाज़ा याद रखेंगे इस किले के अंतर्गत, मेनका दरवाज़ा, दूसरा सिंह दरवाज़ा और तीसरा हुंकारा दरवाज़ा। ठीक है, 3 दरवाजे इस किले के अंतर्गत आप ध्यान में रखेंगे। पृथ्वीदेव प्रथम के 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, अमोदा ताम्रपत्र और रायपुर ताम्रपत्र। ठीक है, अमोदा ताम्रपत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमोदा ताम्रपत्र के रूप में आपको ये ध्यान में रखना है कि अमोदा ताम्रपत्र से ही ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने कलचुरी वंश को है वंश भी कहा था। पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या कहा था कि जो ये कलचुरी वंश है ये है वंश है, मतलब अपने आप को है वंशी शासक कहा था पृथ्वीदेव प्रथम ने। कहाँ से पता चल रहा है, अमोदा ताम्रपत्र से। ये महत्वपूर्ण है, मैंने आपको कहा था कलचुरी वंश को है वंशी भी कहा जाता है। ये एक बात कहाँ से पता चलेगी, पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से। ठीक है, और इन दोनों ताम्रपत्र से एक और बात की जानकारी मिलती है, और वो ये है कि इन दोनों ताम्रपत्र में पृथ्वीदेव प्रथम के अन्य नाम के रूप में महामंडलेश्वर और समाधि गताशेष पंच महाशब्द के रूप में अन्य नाम मिलते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के। कौन कौन से 2 अन्य नाम, महामंडलेश्वर और समाधि गताशेष पंच महाशब्द, ये पूरा एक है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 अन्य नाम मिलते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के। आगे बात करें, 2 मंत्री के नाम याद कर लीजिए, एक विग्रहराज और दूसरे सोणदेव। ठीक, और इनके एक सामंत थे जयदेव नाम के। तो जयदेव ने डांडोर तथा देव सिन्हा ने कोमुमंडल जीता था। 2 सामंत, एक जयदेव और एक देव सिन्हा। जयदेव ने डांडोर क्षेत्र जीता था, मतलब वर्तमान सरगुजा क्षेत्र जीता था, और देव सिन्हा ने कोमुमंडल क्षेत्र जीता था, मतलब कोमुमंडल रतनपुर के आसपास वाला क्षेत्र। क्लियर है, इनके 2 सामंत के रूप में हो गए, मंत्री 2 हो गए। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में। क्लियर है। आगे बढ़ते चलिए, देखिए 5वें शासक के रूप में आपको ध्यान में रखना है जाजलदेव प्रथम। 1095 कीजिए, यहाँ पर 1000 मैंने 90 लिखा है, तो कहीं कहीं पर वो 1095 है, कहीं पर 90 है, तो चलिए इसको कर लीजिए 1090। हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये दिया हुआ है 1090, और अन्य बुक्स में मिलेगा आपको 1095। ठीक है, तो चलिए 1090 में ख़त्म हो रहा है शासन किसका, पृथ्वीदेव प्रथम का। तो 1090 में शुरुआत हो जाएगी जाजलदेव प्रथम का। ठीक है, चलिए जाजलदेव प्रथम 1090 से 1120 ईस्वी शासन काल, इनकी जानकारी मिलती है रतनपुर शिलालेख से। ठीक है, इनकी जानकारी मिलती है रतनपुर शिलालेख से। अब यहाँ पर जी लिखा है, जी मतलब गोल्ड। जिस शासकों ने भी सोने के सिक्के चलाए थे अन्य सिक्कों के साथ में, तो अन्य सिक्कों पे फोकस नहीं करेगा, किस पे फोकस करेगा, सोने के सिक्के पे, क्योंकि हमको पता है कि हम भारतीयों को सोने से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है ना, है कि नहीं। तो इस तरह सोने के सिक्के से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो सोने के सिक्के जिन भी शासकों ने चलाए हैं वो वहाँ पर मैं लिख दूंगा जी फॉर गोल्ड। तो जी लिखा है, जाजलदेव प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए थे, साथ साथ तांबे के सिक्के भी चलाए थे, लेकिन हाईलाइट क्या होगा, सोने के सिक्के। क्लियर है। अब इनके संबंध में बातें देखी। कलचुरी की मुख्य शाखा के स्वामित्व को, कलचुरी की मुख्य शाखा कौन सी थी, मुख्य शाखा त्रिपुरी मुख्य शाखा थी, उनके स्वामित्व को
क्या है स्वामित्व, मतलब उनका जो अधिकार था, एक तरीके से बोलना चाहिए, जो मुख्य थे कौन, त्रिपुरी के शासक, उनका स्वामित्व था इस क्षेत्र में भी। भले ही ये अलग ब्रांच के रूप में शासन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी स्वामित्व किसका चल रहा था, त्रिपुरी के शासकों का, त्रिपुरी के कलचुरी शासकों का। तो जाजलदेव के पहले तक त्रिपुरी को मुख्य शाखा के रूप में मानकर उनके स्वामित्व के अंतर्गत शासन कर रहे थे बाकी शासक, लेकिन अब कलचुरी की मुख्य शाखा जो त्रिपुरी की शाखा थी, उनके स्वामित्व को समाप्त कर दिया और अपने स्वातंत्र की स्थापना कर दी। मतलब अब मैं स्वतंत्र हूँ, किसी के अंदर नहीं आऊँगा, मेरा जो अब शासन है वो अलग कलचुरी शाखा के रूप में होगा, मैं त्रिपुरी के शासन के अंतर्गत नहीं आ रहा हूँ, ये ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो कलचुरी की मुख्य शासक के स्वामित्व को समाप्त कर दिया और अपने स्वातंत्र की स्थापना कर दी जाजलदेव प्रथम ने। और एक तरीके से जाजलदेव प्रथम पूरे कलचुरी छत्तीसगढ़ में जितने भी कलचुरी शासक हुए उसमें सर्वशक्तिशाली और बहुत ही प्रतापी शासक थे जाजलदेव प्रथम। ठीक है, तो लिखा हुआ है कलचुरी के सबसे प्रतापी शासक, एकदम क्लियर है। अब सोने के सिक्के में इन्होंने क्या उत्कीर्ण करवाया, तो देखिए सोने के सिक्कों में इन्होंने श्री मज्जाजल्य देव ये उत्कीर्ण करवाया, साथ ही साथ गज शार्दुल भी उत्कीर्ण करवाया। श्री मज्जाजल्य देव और गज शार्दुल उत्कीर्ण करवाया अपने सोने के सिक्के में। कहीं कहीं पर ये श्रीमद जाजल्य देव भी लिखा हुआ है, श्रीमद जाजल्य देव भी लिखा हुआ है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में क्या लिखा है, श्री मज्जाजल्य देव और गज शार्दुल। ठीक है, गज शार्दुल मतलब गज की हत्या करने वाला, और गज मतलब हाथी, हाथी की हत्या करने वाला, हाथी की हत्या करने वाला। क्लियर है। अब इनके संबंध में एक और बात याद रखिए, छिंदक वंशी राजा जो सोमेश्वर प्रथम थे, छिंदक वंश हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे हम, तो याद रख लीजिए अभी से। छिंदक वंशी एक राजा होंगे सोमेश्वर प्रथम, उनको सपरिवार जो है बंदी बना लिया इन्होंने बस्तर वाले क्षेत्र में आक्रमण करके। ठीक, और फिर आक्रमण जब बंदी बना लिया सपरिवार, मतलब इनकी पत्नी को भी इन्होंने बंदी बना लिया। इनके साथ में तो इनकी माता हुई, किनकी माता, सोमेश्वर प्रथम की माता, जिनका नाम था गुंड महादेवी। तो उनके अनुरोध करने पर जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर वन और उनके परिवार को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। क्लियर है। आगे याद रखें जाज्वल्यपुर, अब देखिए जाजलदेव है कहीं पर जाज्वल्यदेव है। ठीक है, तो एक नगर की स्थापना की इन्होंने जिसको कहा जाता है जाज्वल्यपुर, जो वर्तमान का जांजगीर। ठीक है, और यहीं पर उन्होंने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया जिसे नगटा मंदिर भी कहा जाता है। तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अगला याद रखेंगे पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, क्योंकि पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बाण वंश के विक्रमादित्य ने, मैंने आपको बता रखा है। तो जीर्णोद्धार रिनोवेशन का काम करवाया जाजलदेव प्रथम ने। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बन भी चुका है बहुत बार। ठीक है, आगे याद रखें एक मकर ध्वज नामक जोगी थे, तो उनके साथ तीर्थ यात्रा पर गए और वापस नहीं लौटे। ठीक है, तीर्थ यात्रा पर चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, जो भी हो गए वापस नहीं लौटे वो। क्लियर है। और साथ ही साथ स्वर्णपुर या सुवर्णपुर जो उड़ीसा में है, उसके शासक भुजबल को भी हराया था। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है क्या। इतनी बातें आपको याद रखनी जाजलदेव प्रथम के संबंध में। ठीक है, अगले शासक देखिए, फिर से मैंने बोला था क्या है, 3 सीक्वेंस में 3 पेयर में याद रखना है, 3 सेगमेंट, रत्नदेव, दूसरा पृथ्वीदेव और तीसरे जाजलदेव। फिर से रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों हो गए। फिर जाजलदेव के बाद फिर से आ जाएंगे कौन, रत्नदेव। अब द्वितीय होंगे क्योंकि प्रथम तो आ चुके हैं। तो रत्नदेव द्वितीय, फिर से यहाँ पर मैंने लिखा है जी मतलब गोल्ड, मतलब सोने के सिक्के इन्होंने भी चलवाया। शासन खत्म हुआ था 1120 में, शासन शुरू हो जाएगा 1120 में रत्नदेव द्वितीय के। 1120 से 1135, ठीक 15 साल का समय है। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि उड़ीसा के शासकों को भी हराना चालू किया, और चूंकि उड़ीसा के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, तो उड़ीसा के शासकों को हराने के कारण ही छत्तीसगढ़ में अब त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण की शुरुआत की, किन्होंने, रत्नदेव द्वितीय ने। अभी तक त्रिकलिंगाधिपति उड़ीसा के सोमवंशी शासकों द्वारा ग्रहण किया जाता था, लेकिन अब से छत्तीसगढ़ के शासकों द्वारा या कलचुरी शासकों द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि की शुरुआत की रत्नदेव द्वितीय ने। क्लियर है, रीजन भी बता दिया मैंने। ठीक, विजय अभियान देखिए रत्नदेव द्वितीय के।
विजय अभियान के रूप में पहला याद रखना है अनंत वर्मन चोड़गंग, जो उड़ीसा के गंग वंश है उनको हराया। ठीक, अब विजय अभियान लिखा है मतलब तीनों को जब हराया है तभी विजय अभियान है। तो अनंत वर्मन चोड़गंग उड़ीसा के गंग वंश के, उनको हराया, मतलब ये हार गए। ठीक है, गया कर्ण सिंह को भी पराजित किया। देखिए क्या है, स्वामित्व यहीं पर से खत्म कर दिया था त्रिपुरी के शासकों द्वारा। किसके द्वारा? स्वामित्व खत्म कर दिया गया त्रिपुरी के शासकों के लिए जयजल देव के द्वारा। तो वही फॉलो किया रत्नदेव द्वितीय ने। अब त्रिपुरी के शासकों का दिमाग खराब हो गया, ठीक है, और उन्होंने आक्रमण कर दिया क्या, छत्तीसगढ़ के कलचुरियों पर, कि हमारा स्वामित्व कैसे ग्रहण नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो उस समय रत्नदेव द्वितीय के समय त्रिपुरी के शासक थे कलचुरी वंश के गया कर्ण सिंह। नाम बताया पिछली वीडियो में, देखिएगा, इसी कारण मैंने बताया था, बोला भी था, जिक्र आएगा, आ रहा है जिक्र। ठीक, तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक गया कर्ण सिंह ने स्वामित्व स्वीकार न करने पर आक्रमण कर दिया छत्तीसगढ़ में। जिस समय शासन कर रहे थे रत्नदेव द्वितीय, आक्रमण तो किया लेकिन हार गए। गया कर्ण सिंह हार गए रत्नदेव द्वितीय के सामने। ठीक है, तो ये भी हार गए। चलिए, तीसरा विजय अभियान के रूप में याद रखना है कि गौड़ राजाओं को पराजित किया। ठीक है, गौड़ राजा नहीं है, कहीं पर गौड़ राजा भी दिया हुआ है, गौड़ राजा नहीं है, गौड़ राजा है। गौड़ राजा को पराजित किया। सामंत वल्लभ राज के अभिलेख से जानकारी मिलती है। वल्लभ राज लिखा है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, वो वल्लभ राज भी लिखा है, तो देख लीजिए वो एक ही है। तो वल्लभ राज के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गौड़ राजा को पराजित किया गौड़ क्षेत्र में। ठीक है, बंगाल वाला क्षेत्र माना जाता है, कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, बंगाल क्षेत्र है ये, गौड़ क्षेत्र। क्लियर है क्या? तो इतना विजय अभियान था रत्नदेव द्वितीय के, 3 विजय अभियान। क्लियर। अन्य नाम के रूप में कहीं कहीं पर जानकारी मिलती है कि जो रत्नदेव है इनका नाम जगत सिंह था। अन्य नाम के रूप में याद रखें, जगत सिंह किसका नाम था? रत्नदेव द्वितीय का। ठीक है, चलो एक और बात याद रखना है, रत्नदेव द्वितीय के बारे में 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, और युद्ध में रुचि रखने वाला भी कहा जाता है। किसे? रत्नदेव द्वितीय को। तो याद रखिएगा दोनों बातें, 36 विधाओं का ज्ञाता रत्नदेव द्वितीय और युद्ध में रुचि लेने वाला रत्नदेव द्वितीय। ऐड कर लेना, जो भी बातें अतिरिक्त बताता हूँ उसे आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इतनी बातें रत्नदेव द्वितीय के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। ठीक है, शायद कुछ भी तो नहीं छूटा, सभी बातें मैंने बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले शासक आ जाएंगे फिर से, देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय। रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जयजलदेव। तो रत्नदेव द्वितीय के बाद कौन आ जाएंगे? पृथ्वीदेव द्वितीय। 1135 ईस्वी में समाप्त, तो 1135 में शुरुआत होकर 1165 ईस्वी तक चला। 30 वर्षों का शासनकाल पृथ्वीदेव द्वितीय का। राजिम शिलालेख से जानकारी मिलती है पृथ्वीदेव द्वितीय की। क्लियर है। और पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी के ऐसे शासक हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी के ऐसे शासक हैं जिसके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। 14 अभिलेख प्राप्त होते हैं कुल। तो पूरे कलचुरी वंश में पृथ्वीदेव द्वितीय ऐसे शासक हैं जिनके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक अभिलेख कितने? कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनके भाई के रूप में जयसिंह का वर्णन है। पृथ्वीदेव द्वितीय के भाई के रूप में जय सिंह का वर्णन है। पता चल रहा है कोटागढ़ अभिलेख से, और इस कोटागढ़ को रिलेट किया जाता है अकलतरा से, वर्तमान अकलतरा से। ठीक है, लिखा है ऐसा। क्लियर है। सेनापति के रूप में याद रखेंगे जगपाल। सेनापति के रूप में आपको ध्यान रखना है जगपाल। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, मैं आपको नहीं बता पाया था। ये जो कमल राज थे, गांगेदेव के उड़ीसा आक्रमण के समय उनको हेल्प किया, और चूंकि ये साथ में उड़ीसा गए थे तो कमल राज उड़ीसा से एक योद्धा लेके आए थे साथ में, जिनका नाम था साहिल। ठीक है, साहिल या साहिल। तो कमल राज के द्वारा साहिल योद्धा को अपने साथ वापस लाया गया, और उनके द्वारा मिलकर फिर बहुत सारे युद्ध इनके द्वारा लड़े गए, साम्राज्य का विस्तार किया गया कमल राज के द्वारा। ये बात याद रखेंगे। तो गांगेदेव को जब उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए सहयोग करने गए तो साथ में साहिल नामक योद्धा को लेके आए, और साहिल नामक योद्धा के जो वंशज हुए आगे जाके वही हुए कौन? जगपाल। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सेनापति के वंशज सेनापति, तो साहिल नामक सेनापति के सेनापति वंशज कौन? जगपाल। और ये जगपाल जो है
पृथ्वीदेव द्वितीय के समय तो थे ही, इनके पहले आने वाले 2 शासकों के समय भी ये सेनापति के रूप में कार्य कर चुके थे। मतलब किनके किनके समय, रत्नदेव द्वितीय के समय और जाजलदेव प्रथम के समय भी यह सेनापति आपको देखने को मिलते हैं। कौन? जगपाल। तो क्या इसके संबंध में याद रखना है, इस समय पृथ्वीदेव द्वितीय के समय जो सेनापति जगपाल थे उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, रिनोवेशन कराया था, जीर्णोद्धार। क्योंकि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए निर्माण कौन करवाया है, फिर जीर्णोद्धार कौन करवाया है, ये अलग अलग है और पूछा भी जाता है अलग अलग। क्लियर है? तो सेनापति जगपाल जो है उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया पृथ्वीदेव द्वितीय के कार्यकाल के दौरान। ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे याद रखें, सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग राजा जटेश्वर को पराजित किया। सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग राजा जटेश्वर को पराजित किया। और ये जटेश्वर कौन है? जटेश्वर है अनंत वर्मन चोडगंग के पुत्र। उड़ीसा के गंग वंश के शासक थे कौन? अनंत वर्मन चोडगंग। जब आप भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलता है उड़ीसा के गंग वंश जब आप पढ़ते हैं तो उड़ीसा के गंग वंश के अंतर्गत अनंत वर्मन चोडगंग वो डर के भाग गए। किससे डर के भाग गए? पृथ्वीदेव द्वितीय से डर के भाग गए। अब डर के तो भागे तो फिर उनका पुत्र हुआ कौन? कहाँ गया पुत्र? जटेश्वर। तो जटेश्वर को पराजित किया और बंदी भी बना लिया गया पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा। किनके साथ मिलकर? सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अनंत वर्मन चोडगंग रत्नदेव द्वितीय के टाइम भी थे, मतलब यहाँ से पराजित हो गए ये और इस बुरी तरीके से डर गए कि वो भाग गए उड़ीसा की तरफ। कौन? अनंत वर्मन चोडगंग। ठीक है, इस समय भी आए, इस समय तक भी थे वो। फिर इनके पुत्र हुए, अनंत वर्मन चोडगंग के पुत्र कौन हुए? जटेश्वर। जटेश्वर ने आक्रमण किया पृथ्वीदेव द्वितीय के समय, तो एक पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया? हरा दिया, जटेश्वर को बंदी बना लिया। क्लियर है? ये ब्रह्मदेव के साथ मिलकर सामंत ब्रह्मदेव, किसके? पृथ्वीदेव द्वितीय के। अब एक और भाई की जानकारी मिलती है पृथ्वीदेव द्वितीय के, और वो दूसरे भाई का नाम था अकालदेव। और इस अकालदेव ने अकलतरा नामक शहर की स्थापना की। अकालदेव ने अकलतरा शहर की स्थापना की और ऐसा कहा जाता है कि ये अकालदेव क्या है वंशी, अकलतरा के है वंशी शासक कहलाए। ये जो अकालदेव है क्या कहलाए? अकलतरा के है वंशी शासक कहलाए। तो अकलतरा के है वंशी शासक के रूप में भी आपको एक अलग से छोटा सा टॉपिक मिलता है। तो अकलतरा के है वंशी शासक के रूप में आपको याद रखना है अकालदेव, जो किसके भाई है? पृथ्वीदेव द्वितीय के। ठीक है, अब ये है वंशी शासकों का संबंध सीधा सीधा कलचुरियों से है, तो इस तरीके से आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया कि जगदलपुर नामक शहर की जो स्थापना है वो जगपाल, जो सेनापति जगपाल थे ना, उन्होंने करवाया था। सेनापति जगपाल ने जगदलपुर शहर की स्थापना, अकालदेव ने अकलतरा की स्थापना, रतनपुर की स्थापना, रत्नदेव ने, इस तरीके से मैंने किसकी स्थापना किसने करवाई है वो पूरा बता दिया। जांजगीर की स्थापना जाजलदेव ने। ये सारे आप अलग से लिस्ट बना के भी रख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आखिरी बात याद करते हैं। सामंत वल्लभराज ने खारंग झील का निर्माण करवाया था इसके समय। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है आज की वीडियो में। अब इसके बाद देखिए रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद आएंगे जाजलदेव द्वितीय, बताया था मैंने। रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, 8वें राजा, 8वें शासक आएंगे कौन? जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव द्वितीय के बाद आएंगे अन्य शासक जगतदेव। ठीक है, जगतदेव। जगतदेव के बाद फिर शासक आएंगे रत्नदेव तृतीय। ठीक है, फिर एक शासक आएंगे प्रतापमल। तो इतने शासक और आएंगे, कुल मिलाकर 11 हो जाते हैं। 7 के बाद 4 और मैंने बता दिए। ठीक है, तो इनके बाद होगा क्या? फिर से सुन लीजिए, देखिए इनके बाद जाजलदेव द्वितीय, फिर जगतदेव, जगतदेव के बाद रत्नदेव तृतीय, और रत्नदेव तृतीय के बाद प्रतापमल। 4 और आएंगे। तो इनके बाद 4 और शासक सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, और जितने भी ये शासक है सभी पुत्र हैं। जैसे देखिए इनका पुत्र कौन होगा? रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के पुत्र कौन होंगे? पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के पुत्र होंगे जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव प्रथम किनके पुत्र थे? पृथ्वीदेव प्रथम के। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस चल रहा है, जो कहाँ तक चलेगा? प्रतापमल तक, 11वें शासक तक। उसके बाद
अंधकार युग आ जाएगा। मतलब उसके बाद कुछ समय तक कलचुरी शासकों की जानकारी नहीं मिलती है। इस कारण क्या कहा जाता है कि कलचुरी वंश में अंधकार का युग कहा जाता है प्रतापमल के बाद। तो 4 और शासक, ज़्यादा कोई विशेष बातें नहीं है उन 4 शासकों के संबंध में। अगले वीडियो में मैं बता दूंगा जो भी विशेष बातें रहेगी उनके संबंध में। फिर अंधकार युग के बाद से हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगले वीडियो में रतनपुर के कलचुरी पूरे हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।